हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 12th फिजिक्स हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आई होप काफ़ी दिनों से बच्चे वेट कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आप सभी जो अपनी NCERT की बुक्स हैं, दोनों ही मीडियम वाले बच्चे खरीद लें। यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही आप प्लेलिस्ट में जाइए, अपने अपने काम का जो मटेरियल है वहाँ से स्टडी कीजिए। ठीक है, इस बुक का रेफरेंस हम लेने वाले हैं यहाँ पे। इस बुक में से जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको अकॉर्डिंग टू RBSC बोर्ड में आएंगे वो सभी यहाँ पे आपको सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट आपको अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स इसमें से हम सोल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। चैप्टर नंबर 1 है। ये आता है विद्युत चुंबकीय भौतिकी। जो आपकी जो 12th की फिजिक्स है, फर्स्ट बुक है जो आपकी अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये आती है वैद्युत चुंबकीय भौतिकी के अंतर्गत। वैद्युत चुंबकीय भौतिकी जिसमें हम आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश जब स्थिर है तो क्या क्या प्रभाव दिखाता है, आवेश जब गतिशील है तो क्या क्या प्रभाव दिखाता है। ठीक है ना, इसमें आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगा, AC करंट, DC करंट सभी इसमें आने वाले हैं। मैग्नेटिज्म के भी कुछ पार्ट आ जाएंगे, यानी चुंबकीय भी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी कुछ चैप्टर्स हैं। जो सभी जो चैप्टर हैं आपके 8 चैप्टर फर्स्ट बुक में आपके हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो आपका है स्थिर वैद्युतिकी का। किसका है ये चैप्टर? स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी। देखो 12th में बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं वो आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन। भाई आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों को मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो आपको ये चीज़ें फील करनी पड़ेंगी। हालांकि 11th में आपने मैकेनिक्स में, यांत्रिकी में जो भी चीज़ें आपने पढ़ी थी, यांत्रिकी में जो भी हमने पढ़ा था वो सभी हमने क्या किया था, अपनी आंखों से रियल लाइफ में हम देख सकते थे कि अपनी गाड़ी है, अपनी कार है, बाइक है, कितनी स्पीड से जा रही है, कैसे कैसे टर्न ले रही है, क्या उसमें स्पीड होगी, क्या उसका वेग है, क्या त्वरण है, ठीक है ना, कितना बल लग रहा है। तो वो चीज़ें हमने क्या की थी, देख करके उनको समझा था। लेकिन यहाँ पे समझना तो यहाँ पे भी है हमें, लेकिन यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, उन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करके। आप अपने माइंड में आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है उसको आप डेवलप कीजिए यहाँ पे, और जैसे जैसे मैं आपको फील करवाता हूँ, आपको बताता हूँ आपके कंसेप्ट, आप वैसे वैसे उनको इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, वैसे आपको पता होना चाहिए एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है। एटम की रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। इसके अंतर्गत एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसकी रेडियस होती है 10⁻15 मीटर। बहुत ज़्यादा छोटा क्या है न्यूक्लियस, उसके बाहर एटम देख नहीं सकते। भाई ये मार्कर है, पता नहीं कितने लाखों करोड़ों एटम से मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, बहुत सारे। तो एटम बहुत ज़्यादा छोटा है, उसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। देखो जब हमने पेन से बालों को हम रगड़ते हैं, फिर हम देखते हैं ये छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि नहीं करता है? तो ऐसा क्या हुआ, आपको लग रहा हो कि जैसे हमने बालों को पेन से रगड़ा तो कुछ परिवर्तन तो हुआ ही नहीं इसमें, ऐसा लग रहा है ना आपको, बट एक्चुअल में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन, जैसे हमने इनको रगड़ा तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने बालों से इसमें आ गए। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या किया? कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब बालों से किस में आ गए? पेन पे आ गए। इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से उसका द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो परिवर्तन तो होता है, जो परिवर्तन होता है वही तो आवेश है। अब ये परिवर्तन आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना? दिख रहा है क्या परिवर्तन? लेकिन फील कर सकते हैं, कागज के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे, अट्रैक्ट करेगा, हाँ परिवर्तन हुआ है कुछ ना कुछ। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, चलो मैं लिख देता हूं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश
स्थिर आवेश या आवेशों के समूह का अध्ययन किया जाता है। समूह का अध्ययन किया जाता है। आप नोट्स बिल्कुल प्रॉपर साथ साथ बनाते रहिए। किसी भी प्रकार का डाउट अगर होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई अलग से आपका क्वेश्चन क्रिएट हो रहा हो तो आप प्लीज़ बताएं कमेंट में, ठीक है ना। हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। तो क्या है भौतिक विज्ञान की वह शाखा स्थिर आवेश के नीचे अंडरलाइन कीजिए। स्थिर आवेश या आवेशों के समूह का क्या करते हैं हम अध्ययन करते हैं, वो कहलाती है अपनी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर आवेश, अब स्थिर का मतलब आप समझते हो क्योंकि आपने मैकेनिक्स 11th क्लास में पढ़ी है, यांत्रिकी, स्थिर, गतिशील, ये चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझते हो। कौन सी वस्तु स्थिर है, कौन सी वस्तु गतिशील है, समझते हो ना सभी। तो स्थिर का मतलब है जो गति नहीं कर रही हो, रेस्ट पे रखी हो अपनी। अब आवेश क्या है, अब इसमें है स्थिर आवेश। आवेश के बारे में पढ़ते हैं, आवेश है क्या। आवेश या आप बोल सकते हो वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश। सिंपल तरीके से हम आवेश को समझते हैं। सबसे पहले मान लो आपके पास एक पदार्थ है। जब किसी पदार्थ को किसी अन्य विशेष प्रकार के पदार्थ से रगड़ा जाता है या घर्षण कराया जाता है, रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी पदार्थ को किसी विशेष प्रकार के पदार्थ से घर्षण कराया जाता है, रगड़ा जाता है, तो पदार्थ सामान्य से भिन्न व्यवहार करने लग जाता है। रगड़ने के पश्चात क्या करता है, ये पदार्थ सामान्य से भिन्न व्यवहार प्रकट करने लग जाता है। और इस पदार्थ का या किसी पदार्थ को किसी विशेष प्रकार के पदार्थ से रगड़ने के पश्चात उसका सामान्य से भिन्न व्यवहार करने का गुण ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। आप एक परिभाषा ले सकते हो कि जब किसी पदार्थ को किसी विशेष प्रकार के पदार्थ से घर्षण कराया जाता है या रगड़ा जाता है तो उस पदार्थ का सामान्य से भिन्न व्यवहार करने का गुण ही क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। नोट कर लिया आपने, इसको रिपीट करके नोट कर लेना एक बार, है ना। और इसकी इजी परिभाषा मैं लिखवा देता हूं, आवेश की, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। क्लियर। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इससे पहले जो परिभाषा लिखाई थी वो भी आप लिख लेना, ये भी आप लिख लेना, दोनों ही लिख लेना। उदाहरण के लिए हम समझें, कि जब हम, भाई मैंने बताया था विशेष प्रकार के पदार्थ से रगड़ते हैं, ऐसे नहीं है कि हमने मन में आए जिससे रगड़ लिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि जब पत्थर पे पत्थर डाला जाता है तो उसमें एक चिंगारी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। रगड़ने पे चिंगारी उत्पन्न हुई ना, तो वो आवेश के कारण ही हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आपने बालों पे आपने पेन को रगड़ा था तो छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े थे उनको वो आकर्षित कर रहे थे ना, तो वहाँ भी जो फिनोमिना हमने देखा है वो किसका था, आवेश का। आप काफ़ी बार अपने कोई चेयर होती है, वहाँ पे आप अपने हैंड्स को लेके जाओ तो आपके जो हेयर हैं वो स्ट्रेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, देखा है ना आपने। तो वो भी किसका फिनोमिना है, वो भी आवेश का ही फिनोमिना है। वहाँ पे भी आपको आवेश देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है कुछ, ठीक। देखो एक अच्छा जो उदाहरण आपकी बुक में आपको मिल जाएगा कि हम जब कांच की छड़ को, जब हम क्या करते हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, जब हम कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं, रेशम के कपड़े से। किसकी छड़ को, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब हम रगड़ते हैं, रगड़ने पर
कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको क्या, कि जब हम किसी पदार्थ को विशेष प्रकार के पदार्थ से रगड़ते हैं तो क्या जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और क्या उत्पन्न होता है, आवेश। क्या प्रकट होता है, आवेश उत्पन्न होता है, आवेश प्रकट होता है। बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से ही क्या उत्पन्न हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, आवेश क्रिएट हो रहा है। ये बात ध्यान रखें। तो क्या किया हमने, कांच की छड़ ली, एक रेशम का कपड़ा लिया, कांच की छड़ ली, रेशम का कपड़ा। जब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, रेशम के कपड़े में। किस में आ जाते हैं, रेशम के कपड़े में। इतनी बात क्लियर है। आप एक कंसेप्ट सीख लीजिए यहाँ पे। मान लो ये आपके पास, ध्यान रखना, किसी वस्तु के पास अगर आवेश नहीं है, उदासीन है, तो इसका मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या हैं, सेम है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, धनावेश तथा ऋणावेश। दोनों ही प्रकार आप यहाँ पे देख लो। मान लो ये दोनों वस्तुएं हैं, एक ये है, एक ये है। ये आपने मान लिया कांच की छड़ है, ये तो क्या है आपकी कांच की छड़ है, और ये क्या है आपका रेशम का कपड़ा है। ये तो कांच की छड़ है, ये रेशम का कपड़ा। अभी मैंने बताया कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से हम रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, रेशम के कपड़े पे। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, रेशम के कपड़े पे। इतनी बात क्लियर है। कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पे इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ध्यान रखना, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे कौन सा आवेश आता है, धनावेश। उस पे कौन सा आवेश आता है, धनावेश। आई रिपीट, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे क्या आता है, धनावेश। जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे क्या आता है, ऋणावेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन है एक ऋणावेश कण है, ऋणावेशित कण है, तो जिस पे जाएगा उस पे ऋणावेश बढ़ जाएगा, और जिसको ये छोड़ के गया है उस पे क्या बढ़ गया, धनावेश। तो क्लियर है बात, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे धनावेश, जिसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे ऋणावेश। तो कांच की छड़ पे क्या आएगा अपना, तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव, और रेशम का कपड़ा नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है। अब और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन कौन से धनावेश होंगे और कौन कौन से ऋणावेशित होंगे। हमने फर्स्ट अभी लिया था कि कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ा था, तो कांच की छड़ पे तो क्या आया, कांच की छड़, इस पे आया धनावेश, और जो रेशम का कपड़ा है उस पे आया ऋणावेश, रेशम का कपड़ा। सेकंड एग्जांपल, अगर आपके पास एबोनाइट या प्लास्टिक की कोई छड़ है, एबोनाइट जैसे प्लास्टिक होता है वैसे ही कोई ना कोई धातु है, एबोनाइट की छड़ ले लो या प्लास्टिक, इसको आपने किससे रगड़ा है, ऊनी कपड़ा या बिल्ली की खाल। किससे रगड़ा है, बिल्ली की खाल या फिर ऊनी कपड़ा। देखो, जब हमने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ पे धनावेश, रेशम के कपड़े पे ऋणावेश। ऐसे ही जब हम एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े या फिर ऊनी कपड़े से रगड़े, तो बिल्ली की खाल या ऊनी कपड़े पे आता है धनावेश और एबोनाइट की छड़ पे आता है ऋणावेश। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बिल्ली की खाल से एबोनाइट पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बिल्ली की खाल से एबोनाइट की छड़ पे। समझ रहे हो उस फिनोमेना को। ऐसे ही हम बात करें कि आपके जो बाल हैं, सूखे बाल, इस पे आपने किसको रगड़ा, कंघी को। किसको रगड़ा आपने, कंघी। जब हम करते हैं सूखे बालों पे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, बालों से कंघी पे जाते हैं, तो बाल क्या हो जाएंगे, धनावेशित, कंघी क्या हो जाएगी, ऋणावेशित। तो ये आप कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं आवेशन का कारण क्या है, किसकी बात करूं, आवेशन का कारण। आवेशन का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का
इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी पूछे कि आवेश का कारण क्या है, आवेश उत्पन्न होने का क्या रीजन है, भाई आवेश का रीजन यही है, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है? आवेश उत्पन्न हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसे चल रहे हैं। आप नोट करें इसको। हो गया, हटा दूं। अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेशों के प्रकार के बारे में बताया था। नाम क्या था साइंटिस्ट का? बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया था आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नंबर पहला धनावेश और नंबर दूसरा ऋणावेश। पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धनावेश, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं उस पर ऋणावेश। ये बात आप समझ गए क्लियरली? ये दोनों ही वस्तु क्या है? उदासीन है। दोनों ही वस्तु क्या है स्टार्टिंग में? उदासीन। उदासीन का मतलब क्या है? दोनों पे आवेश शून्य है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, प्रोटॉन भी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी प्रोटॉन है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन इसमें है, जितने इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, दोनों की संख्या सेम है, तो हम कह देंगे वस्तु उदासीन है। अब मान लो इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ही चले गए मान लो, तो इस पे आ जाएगा धनावेश और इस पे आ जाएगा ऋणावेश। इस पे क्या आ जाएगा? ऋणावेश। कितनी बात क्लियर है? तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे धनावेश, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे ऋणावेश। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे उन्होंने 3 प्रयोग भी किए थे। वो आवेश के हम गुणधर्म में बात कर लेंगे उनकी। यहाँ पे हम देख लेते हैं आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक देख लेते हैं। सबसे पहले आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा ना, एसआई अंतरराष्ट्रीय पद्धति। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी कि कूलाम। यानी कि क्या होता है? कूलाम। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल सी से। भाई एम्पियर इंटू सेकेंड भी बोल सकते हो या फिर कूलाम। एमकेएस पद्धति में ये होता है और वो ऐसा ही हो गया। हम बात करें आवेश का सीजीएस मात्रक। सीजीएस पद्धति में हम आवेश का मात्रक देखें। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या होगा? स्टेट कूलाम। क्या होगा? स्टेट कूलाम। ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं फ्रैंकलिन। क्या बोल सकते हैं? फ्रैंकलिन। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन जो वैज्ञानिक थे उनके नाम से ही बताया गया। क्या है? सीजीएस पद्धति में स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। क्लियर? अगर मैं बात करूं आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, इसकी बात करूं आवेश के सबसे बड़े मात्रक की, कि आवेश का सबसे बड़ा, जैसे आपने दूरी का सबसे बड़ा मात्रक 11वीं कक्षा में पढ़ा था, क्या? पारसेक पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो वैसे ही आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। फैराडे साइंटिस्ट के नाम से। तो 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है? अगर मैं बात करूं इसका आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश
का वैद्युत चुंबकीय मात्रक। तो ये क्या होता है, ये होता है एब कूलाम, जिसको हम बोलते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। एब कूलाम या फिर EMU यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 एब कूलाम। क्लियर इतनी बात? आवेश के कितने सारे मात्रक पढ़ लिए हमने। SI मात्रक पढ़ा है जो कूलाम होता है, एम्पेयर इंटू सेकंड भी हम इसको बोल सकते हैं। CGS पद्धति में स्टेट कूलाम यानी कि फ्रैंकलिन 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज या फ्रैंकलिन जो भी है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। आवेश का वैद्युत चुंबकीय मात्रक होता है एब कूलाम या EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU। क्लियर है? अन्य मात्रक और भी देख लेते हैं जो हम न्यूमेरिकल पर्पज से करते हैं। अन्य मात्रक न्यूमेरिकल में काम आता है। 1 माइक्रो कूलाम, इसको बोलते हैं माइक्रो कूलाम, आप हिंदी में भी लिख सकते हो यहाँ पे। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम, 10⁻⁻6। 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलाम। 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10⁻12 कूलाम। ये जब हम कोई न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करेंगे उसमें काम लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें MCAS पद्धति में ही आपने 11वीं क्लास में देखा होगा भाई। 11वीं में हम क्या करते थे न्यूमेरिकल में, जब सोल्व करते थे तो किसी भी एक पद्धति में ले जाके हम न्यूमेरिकल को सोल्व करते थे कि नहीं करते थे। ऐसे ही जब हम कोई आवेश का कोई भी न्यूमेरिकल होगा उसमें माइक्रो कूलाम में हो, नैनो कूलाम में दे रखा हो क्वेश्चन में, तो उसको हम कूलाम में चेंज करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तब वहाँ पर ये काम आएंगे। बाकी आप कूलाम अवश्य याद रखें, बाकी भी याद करने की कोशिश करें। हटा दो इनको, नोट कर लिया होगा। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इतना धीरे ठीक है या स्पीड को थोड़ी बढ़ाएं। अगर लाइव क्लास होती तो बिल्कुल वहीं पे पूछ लेते हम आपसे, बट वीडियो रिकॉर्डेड करके डाल रहे हैं, इसलिए आप बता देना कमेंट में कैसा समझ में आया ना। आवेश की विमा की बात कर लेते हैं। विमा किसकी? आवेश की। 10वीं क्लास में विद्युत धारा का एक चैप्टर है। विद्युत धारा का है कि नहीं चैप्टर, तो उसमें आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश क्या हो जाएगा, I/T होगा कि नहीं होगा। इसी से तो हमने एम्पेयर इंटू सेकेंड बनाया था। विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर, समय का सेकेंड, एम्पेयर इंटू सेकेंड, ठीक है ना। मात्रक और विमाएं निकालना आपको सिखा रखा है, प्ले लिस्ट में जाओ और जो बेसिक है आपका वहाँ से आप सीख सकते हो कैसे मात्रक और विमाएं हम लोग निकालते हैं। क्लियर? तो Q बराबर हो गया IT, इससे हम निकालते हैं विमा। हमें तो आवेश की विमा चाहिए। विद्युत धारा, भाई हमें पता है कि हम विमा को MLT के फॉर्म में लिखते हैं। पहले हम फॉर्मूले से एक बेसिक बना लेते हैं यूनिट, इसको लिखते हैं A से, और समय की विमा T1, तो A1 T1, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, भाई हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं। M है ही नहीं इसमें, M0, L भी नहीं है, L0, भाई दोनों की पावर 0 है, इसका मतलब 1 हो गया। T1 A1, आप ये भी लिख सकते हो, M0 L0 T1 A1, या फिर A1 T1 या AT, A की बात है। ये होगी आवेश की विमा AT। आवेश की विमा क्या होगी? AT। अब हम बात करते हैं आवेश कैसी राशि है। आवेश कैसी राशि है? आवेश एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि? एक अदिश राशि है। कितनी बात क्लियर है? नोट करो जल्दी से इसको। अब हम बात कर लेते हैं आवेश के गुणधर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आवेश के गुणधर्म। गुणधर्म क्या क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता, आवेश का एक गुणधर्म है क्या? आवेश की योज्यता। इसका मतलब क्या होता है वो सुनो। आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है ना। किसी भी
आवेश की योज्यता से मतलब है किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे ये आपका कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, इसमें n आवेश है। अगर निकाय में n आवेश हों, जैसे Q1, Q2, Q3 और Qn, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं, n आवेश, तो इस निकाय का कुल आवेश कितना होगा? वो होगा समीशन Q, सभी का क्या कर देंगे हम? बीजगणितीय योग कर देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस ... Qn। क्लियर? एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल, मान लो आपके पास ये कोई सिस्टम है, इसमें 2 कूलाम माइनस 1 कूलाम प्लस 3 कूलाम माइनस 4 कूलाम, ये 4 आवेश रखे हुए हैं। मैं पूछूं इस पूरे निकाय का कुल आवेश कितना होगा? कुल आवेश हम निकालें इसका तो कितना होगा? देखो, +2 -1 -4 +3 कितने हो गए? 3 2 5 और ये 5, यानी कि आवेश हो गया इस पे 0। यानी ये कैसा हो गया अपना निकाय? कैसा हो गया? उदासीन। निकाय कैसा हो गया अपना? उदासीन। ठीक है ना? यानी कि इसमें पॉजिटिव में भी 5 है और नेगेटिव में 5 है, तो अपना सिस्टम है, अपना निकाय है, क्या हो गया? उदासीन हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ऐसे हम निकाल सकते हैं आवेश का मान किसी भी निकाय के लिए, जो होता है आवेश की योज्यता। नंबर 1 लिख लिया आपने, आवेश की योज्यता। हटा दूं? नंबर 2 लिखें आवेश का संरक्षण। नंबर 2 लिखें आवेश का संरक्षण। देखो, आवेश का संरक्षण से क्या मतलब है? आपने ऊर्जा का संरक्षण पढ़ा था, संवेग संरक्षण पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो आवेश के संरक्षण से क्या मतलब है कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश के संरक्षण से मतलब क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल हम क्या करते हैं? आवेश को स्थानांतरित करते हैं। भाई सोचो, आप लोग खुद सोचो थोड़ा। अपने पास 2 वस्तुएं थी, कांच की छड़, रेशम का कपड़ा। हमने उसको रगड़ा आपस में, तो हमने क्या उत्पन्न थोड़ी किया आवेश कहीं से? भाई स्थानांतरित तो हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए थे, कांच की छड़ में से कपड़े पे चले गए थे, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। हमने कोई जादू से थोड़ी उत्पन्न किया है, कुछ नहीं किया ना। ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, ऊर्जा का मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, एक रूप से दूसरे रूप में। ऊर्जा परिवर्तित होती रहती है, ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। ये बात क्लियर है आपके? ऐसे ही आवेश भी क्या रहता है? हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है तथा न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को एक पदार्थ से या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या कर सकते हैं हम? स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जाता है। क्लियर है? यह है आवेश का संरक्षण। यानी आवेश जो है वो हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। या हम ये भी लिख सकते हैं, किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। क्या रहता है भाई? संरक्षित।
यानी हम आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, केवल हम परिवर्तित करते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं। इस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को हमने उसमें भेज दिया, उससे किसी और में भेज दिया, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर ही क्या है, आवेश उत्पन्न होना। ठीक है ना। एक्चुअल में आवेश हम कहीं से लेके नहीं आ रहे भाई, उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन उसमें चले गए, दोनों वस्तुएं आवेशित हो गई। बात समझ में आ रही, क्लियर। चलो उदाहरण के लिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका। उदाहरण के लिए युग्म विनाश, युग्म विनाश, युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन, ये कुछ रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। भाई युग्म विनाश क्या होता है, जब, लिख लो आप, मैं बोल रहा हूँ लिख लो, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के पास लाया जाता है, सॉरी, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के पास लाते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसके पास लेके आते हैं, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन के पास लेके आते हैं तो दोनों एक दूसरे का क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं युग्म विनाश। और इसका जस्ट उल्टा होता है युग्म उत्पादन। इनसे क्या बने अपना, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन। भाई ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन पे कितना होता है, प्लस में होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इधर कोई आवेश नहीं रहता, इस पे 0, इस पे भी 0, इस पे आवेश 0, इस पे आवेश 0, इस पे माइनस में इतना, इस पे प्लस में इतना। इन दोनों को जोड़ो, इधर इन दोनों को जोड़ो, देखो दोनों तरफ आवेश क्या है, संरक्षित है कि नहीं है। तो ये दोनों ही जो अभिक्रियाएं हैं, दोनों किसका पालन कर रही हैं, आवेश के संरक्षण का पालन कर रही हैं। युग्म विनाश, जब एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिट्रॉन के पास लाया जाता है तो दोनों एक दूसरे क्या कर देते हैं, विनाश कर देते हैं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं युग्म विनाश। इसका जस्ट अपोजिट है युग्म उत्पादन। क्लियर है। आप नाभिकीय अभिक्रिया भी देख सकते हो। नाभिकीय अभिक्रिया, जैसे यूरेनियम जो होता है 92-238, इसमें से हम अगर एक हीलियम निकालना चाहें तो ये हो गया 234। तब एक यूरेनियम रिएक्शन करता है तो मान लो आपका क्या किस में बदला हो, थोरियम में। थोरियम का होता है 90, और हमने क्या निकाल लिया, एक हीलियम पार्टिकल इससे निकाल लिया। तो इस रिएक्शन में जो आपका आवेश है क्या है, संरक्षित। आप देख सकते हो इधर है 92, 90 और 2, 92 हो गए, ये है 238, 234 और 4, 238। क्लियर है ना। तो दोनों ही तरफ क्या है, समान है। इतनी बात क्लियर है आपके। और दो रिएक्शन आप ले सकते हो कि जब हम एक प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में बदलें या फिर एक न्यूट्रॉन को हम एक प्रोटॉन में बदलें तो क्या क्या निकलते हैं। ध्यान रखना, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है तो निकलता है पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। ठीक है ना, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर, इस पे कोई चार्ज आवेश नहीं होता, इस पे भी आवेश नहीं होता। भाई न्यूट्रॉन, उस पर कोई आवेश नहीं होता, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। इस पर भी आवेश नहीं होता है। और ये अपना पॉजिट्रॉन जिस पे होता है प्लस में आवेश, ये क्या है अपना पॉजिट्रॉन जिस पे प्लस में होता है आवेश, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 अभी लिखा था यहाँ पे। और ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे आवेश इतना ही होता है, दोनों तरफ आवेश क्या है, बराबर है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तो क्या निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो यानी न्यूट्रिनो के ऊपर हम बार लगा देंगे एंटी न्यूट्रिनो, इसमें निकलता है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो। तो ये सभी रिएक्शंस आप लोग लिख लीजिए। क्लियर। आवेश का संरक्षण समझ में आया होगा कि आवेश को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, आवेश को केवल क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। एक मिनट, अभी आया मैं।
हाँ, तो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश के क्वांटीकरण से मतलब ये है कि जब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण, वो एक निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है। वो क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे समझे, ऐसे नहीं है कि इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितना जाना चाहिए, एक चला गया, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे n इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। आवेश का जो स्थानांतरण है वो इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित जो मात्रा है उसके पूर्ण गुणज के रूप में ही जाता है, जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 ऐसे। 0 का मतलब है 0 इलेक्ट्रॉन, तो कोई आवेश गए नहीं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 ऐसे जाते हैं, ठीक है। तो आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसको हम बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण। और वो निश्चित मात्रा है उसको बोलते हैं एक क्वांटा, उसको क्या बोलते हैं, एक क्वांटा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। और निश्चित राशि क्या है, एक क्वांटा या एक इलेक्ट्रॉन जिसका मान होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश के क्वांटीकरण से आप समझ गए ना, इसका ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें, ठीक है ना। आवेश के स्थानांतरण में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। जैसे इसका हम एक एग्जाम्पल इजी वे में हम ले एग्जाम्पल, तो क्या होगा, मान लो ये कोई वस्तु है, इससे इस पे 1 कूलम आवेश आपको स्थानांतरित करवाना है। कितना करवाना है, 1 कूलम आवेश। तो मैं कहूँ कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करवाना होगा, 1 कूलम आवेश इस वस्तु से इस वस्तु पे भेजने के लिए कितने मैं इलेक्ट्रॉनों का क्या करवाऊँ, स्थानांतरण करवाऊँ, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इजीली आप यहाँ पे लगा सकते हो। कितना आवेश भेजना है आपको, 1 कूलम, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। भाई एन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो तो निकालना ही है। ई का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। कूलम से कूलम कैंसिल, ये नीचे आ जाएगा, तो n इक्वल टू आ गया 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, 1/1.6 ऊपर चला गया 10⁻+19, माइनस था ऊपर गया तो प्लस में। इस पॉइंट को मैंने हटाया तो यहाँ पे 0, यहाँ से मैं अगर 18 करना चाहूँ तो यहाँ पे 1 0 और ले आया, 16 6 की 96 बचे 4, 16 दूना 32, 8 16 पंजू 80, ये आ गए यहाँ पे 625 इंटू 10⁻18। ये पॉइंट यहाँ पे लग गया जैसे हमने डिवाइड किया इसको। तो इतने इलेक्ट्रॉनों का अगर मैं स्थानांतरण करूँ, 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों का मैं स्थानांतरण करूँ तो 1 कूलम आवेश आएगा वस्तु से। क्लियर है। तो आवेश का क्वांटीकरण आप समझ गए। नंबर 4, आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता क्या होती है? आपने मैकेनिक्स यानी कि 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी द्रव्यमान अगर गति करे, कोई भी द्रव्यमान अगर गति करे तो क्या उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। जैसे मान लो एग्जांपल मैं हूँ, मैं गति कर रहा हूँ, मेरा मास फिलहाल समझ लो मेरा द्रव्यमान 60 kg है। मैं जैसे ही गति कर रहा हूँ तो क्या मेरे द्रव्यमान में परिवर्तन होगा? सोच के बताइए। आपने मैकेनिक्स में देखा होगा कि यार कोई गाड़ी है, दौड़ रही है या गाड़ी खड़ी है तो उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा? नहीं होगा। आपने सोचा नहीं होगा, नहीं होगा ना आपके अकॉर्डिंग। बट आपेक्षिकता के सिद्धांत क्या कहता है? जो आपेक्षिकता का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि अगर आपका द्रव्यमान है वो रेस्ट पे है, वो मोशन कर रहा है तो उसमें परिवर्तन होगा ही होगा, ठीक है ना, उसमें परिवर्तन
होगा वो किस हिसाब से होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, एक फॉर्मूला है m इक्वल टू एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहाँ पे एम नोट क्या है, एम नोट है आपका विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान, एंड जब वो रेस्ट पे रखा था उसका द्रव्यमान क्या है एम नोट, वी क्या है आपकी वस्तु या कण की गति, कण की गति, सी क्या है प्रकाश की चाल, कितनी होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस फॉर्मूले से ये है आपेक्षिकता का आपका क्या है, ये आपेक्षिकता का आपका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपेक्षिक के सिद्धांत ने बताया कि कोई भी आपका द्रव्यमान है वो अगर गति करता है तो उसमें परिवर्तन होगा, इस सूत्र से आपका परिवर्तन होगा। लेकिन आवेश की निश्चरता क्या कहती है, हम बात करें आवेश की निश्चरता की, कि आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण गति पर निर्भर नहीं करता है, गति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब कि आपका जो आवेश जो स्थिर अवस्था में है वो ही किस में रहेगा, आवेश आपका गतिशील अवस्था में। भाई द्रव्यमान तो ऐसा नहीं था, द्रव्यमान में तो परिवर्तन होता है। जो आपका द्रव्यमान है मास, मास स्थिर में और मास आपका गतिशील में, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। लेकिन जो आपका आवेश का परिमाण है वो स्थिर में और गतिशील में क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। आवेश के परिमाण पे उसकी गतिशील अवस्था का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है इतनी बात, ये है आपकी आवेश की निश्चरता। समझ में आ गया, नोट कर लें इस बात को। आवेश की निश्चरता क्या है कि आवेश का जो परिमाण है वो गतिशील अवस्था या स्थिर अवस्था दोनों में ही क्या रहता है, एक समान रहता है, यानी कि उस पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर। नंबर 5 आप मान लो समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। नंबर 5 का गुणधर्म आप क्या मान सकते हो आवेश का, कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। जो अपने बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने आवेश के प्रकारों के बारे में बताया था, उन्होंने 3 प्रयोग किए थे। क्या क्या किए थे, उन्होंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो कांच की छड़ पे क्या आता है, धनावेश, रेशम के कपड़े पे ऋणावेश। फिर उन्होंने एक और कांच की छड़ ली, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़ा, उस पर भी धनावेश और रेशम के कपड़े पे ऋणावेश। वो दोनों ही कांच की छड़ों को जब पास लेके आए वो, तो उन्होंने क्या देखा, दोनों ही छड़ों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। दोनों ही छड़ों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। ये कौन सी छड़ें हैं, दोनों कांच की छड़, दोनों ही क्या हैं, कांच की छड़। नंबर 1 प्रयोग उन्होंने देखा, कुछ ऑब्जर्व किया, फील किया। नंबर 2 फिर उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने क्या की, एक एबोनाइट की छड़ ली जिसे बिल्ली की खाल से रगड़ा। हम लोग जानते हैं कि जब हम एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पे ऋणावेश आता है। सेम प्रोसेस उन्होंने दोबारा किया, एक और एबोनाइट की छड़ ली, उन्हें बिल्ली की खाल से रगड़ा, और दोनों ही छड़ों को जैसे ही वो पास लेके आए लटका के, तो देखा दोनों ही छड़ों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। दोनों में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण। ये कौन सी छड़ थी अपनी, एबोनाइट। अब क्या किया उन्होंने, थर्ड प्रयोग में क्या किया उन्होंने, थर्ड प्रयोग में उन्होंने किया, उन्होंने एक कांच की छड़ ली जिसको रेशम के कपड़े से रगड़ रखा था, एक उन्होंने एबोनाइट की छड़ ली जिन्हें बिल्ली की खाल से रगड़ा गया था। दोनों ही छड़ को जब वो पास लेके आए, उन्होंने क्या देखा, दोनों में क्या हो रहा है, आकर्षण। दोनों में क्या हुआ, आकर्षण। ये कौन सी छड़ थी अपनी, कांच की छड़, और ये कौन सी है,
एबोनाइट की छड़। ठीक है ना, इन दोनों में क्या हुआ, आकर्षण। ये तीन प्रयोग करने के बाद उन्होंने बताया कि समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। क्लियर है इतनी बात, नोट करो इसको। समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है आपको। भाई आवेश के जो गुण हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी गुण आपको याद होने चाहिए आवेश के। 5 मैंने बता दिए हैं। नंबर 6, जो आवेश है वो द्रव्यमान से संबंध होता है। द्रव्यमान से क्या होता है, संबद्ध होता है। अब द्रव्यमान से कैसे संबद्ध होता है आवेश, वो हम देखते हैं। देखो, जरूरी नहीं है कि सभी द्रव्यमानों के पास आवेश हो, ठीक है ना, लेकिन जहां आवेश है उसके पास द्रव्यमान जरूर होगा, ये बात क्लियर है। ठीक है ना, द्रव्यमान के पास आवेश हो ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो, लेकिन आवेश के पास द्रव्यमान जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो हमने दो वस्तुओं को रगड़ा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, दोनों वस्तु इनके पास द्रव्यमान है कि नहीं है, है ना द्रव्यमान। तो द्रव्य आवेश उत्पन्न हो गया इनमें, तो द्रव्यमान इनके पास है, डेफिनेटली है। लेकिन ये मान लो उदासीन है, तो क्या इसके पास द्रव्यमान नहीं है, बिल्कुल है द्रव्यमान। लेकिन अगर ये उदासीन है तो आवेश नहीं है इसके पास, उदासीन है तो आवेश नहीं है, तो द्रव्यमान तो होगा ही होगा। ठीक है, आवेश हो या ना हो, इतनी बात क्लियर है। तो जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान डेफिनेटली होगा, ये कंसेप्ट आप याद रखें। होता क्या है, मान लो ये कोई वस्तु उदासीन है जिसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान भी m है। इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें से क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का भी तो द्रव्यमान होता है ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन गए तो इसका द्रव्यमान क्या होगा भाई, कम होगा। कितना कम होगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकल गए। मान लो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए जिनका मास था डेल्टा m, भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन है ना, बिल्कुल है तो सही, थोड़ा बहुत ही होता है इसे, डेल्टा m हमने मान लिया बहुत कम। अब इसमें जाएगा वो, तो इसका द्रव्यमान तो बढ़ जाएगा, यानी डेल्टा m द्रव्यमान इसमें से निकल के इसमें चला गया, तो इसका द्रव्यमान बढ़ गया, इसका द्रव्यमान कम हो गया। ये बात समझ में आ रही है। तो हम अगर अगर आप डेल्टा m निकालना चाहो कितना द्रव्यमान बढ़ा है या कम हुआ है, कैसे निकालेंगे। मान लो n इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, n, तो n और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, उससे हम उसको गुणा कर देंगे। भाई डेल्टा m अगर आपको निकालना है कितना इलेक्ट्रॉन कितने चले गए, कितना द्रव्यमान कम हो गया, इसमें कम हो गया, इसमें ज़्यादा हो गया, तो क्या करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं उसको एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये रहा, इससे हम गुणा कर देंगे, आपका डेल्टा m आ जाएगा। अब हम पता कर सकते हैं कितना द्रव्यमान इसमें से कम हुआ, इसमें कितना ज़्यादा हुआ। समझ गए ना, डेल्टा m को यहाँ पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे माइनस। तो द्रव्यमान से संबंध इसका इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने आवेशों के गुणधर्म के बारे में सीख लिया है। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, शायद हम लोग इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ के, या फिर थोड़ी स्पीड हम बढ़ा के लें। ठीक है ना, अभी मैंने बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाया जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही। ठीक है ना, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, समझ में अच्छा आया हो तो लाइक कीजिए, जो भी डाउट हो किसी प्रकार का तो कमेंट कीजिए, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।